नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम अभी तक चर्चा कर रहे थे पॉलिटी का, हिंदी का, करंट अफेयर का, साथ में एनवायरमेंट इकोलॉजी, साथ में दीपावली के अवसर पे आपको भूगोल की भी क्लासेज मिलनी शुरू हो गई है। अब हम बात करेंगे आगे आज की क्लास पे। आज की क्लास जो है लूसेंट की क्लास पॉलिटी जो है हम चला रहे हैं। हालांकि आज हमने लूसेंट के मैटर को साइड कर दिया है। क्यों साइड कर दिया है, इसके पीछे कारण क्या है, जब आप यह पूरा क्लास पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। संक्षिप्त में आपको हम बता देते हैं कि इसका मात्र एक कारण है कि वहाँ पे क्रमवार जो है जानकारी का अभाव। प्रस्तावना दिया तो है वहाँ पे, लेकिन प्रस्तावना को देख के हम उसके संतुष्ट नहीं हुए। फिर जो है हम अपने आधार पे प्रस्तावना का नया डायग्राम बना के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं चर्चा करने के लिए। यह आपको फैसला करना है कि यह कैसा रहा क्लास और किस प्रकार जो है आपका यह क्लास सहयोग दे रहा है अध्ययन करने में। ठीक, तो हम बात करेंगे प्रस्तावना का। तो हमने कहा था 13 दिसंबर 1946 की घटना, याद करिए 13 दिसंबर 1946 की घटना। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था और वही उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तावना में जो है समाहित कर लिया है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आप किसी को देख के पहली नज़र में ही सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, चाहते हैं न्यौछावर कर देना, उसी प्रकार पहली नज़र में ही देख के पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए तो समझ जाइए आप जो है अपनी बात को बताने में सफल हो गए हैं। वही बात यहाँ पे भारत के संविधान में प्रस्तावना के तहत लागू होता है। प्रस्तावना भी जो है अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक, तो यह सब जो है देखना है, पढ़ना है, समझना है, इसको बहुत ध्यान से प्रस्तावना को। आज की क्लास आपको बहुत सतर्क होकर लेना है, बहुत सावधान होकर लेना है, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे क्लासेस में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो पहली बात हम शुरू करते हैं अब अपनी क्लास पे प्रस्तावना का। यह शायद 6वां या 7वां लेक्चर होगा, देख लीजिएगा आप। तो प्रस्तावना में जो है यही बात कहा गया है कि नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत हुआ था। यह उद्देश्य संकल्प के रूप में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल हो गए। बाद में इसी का नाम जो है प्रस्तावना पड़ गया। ठीक, प्रस्तावना है, इसी का नाम प्रस्तावना है। इसी को जो है उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। इसी को आमुख भी कहा जाता है। यहीं पे जो है आमुख भी देख लीजिए, इसी को आमुख कहा जाता है। यह कोई भी शब्द रहे, आमुख रहे, प्रस्तावना रहे, उद्देशिका रहे, तो आपको समझ जाना है चर्चा हो रही है प्रस्तावना के बारे में। ठीक, तो कैसे आया प्रस्तावना? वही नेहरू जी के संकल्प पत्र जो उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किए, उसी को जो है, उसी के शब्दों को जो है प्रस्तावना के रूप में समाहित किया गया है। प्रस्तावना सबसे पहली बात बताती है कि हम भारत के लोग। आप प्रस्तावना अगर अपने सामने रख लेंगे, प्रस्तावना अपने सामने देख लेंगे और रखे होंगे तो देखिएगा प्रस्तावना की शुरुआत बोलता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग का मतलब है कि जो समस्त शक्तियों का स्रोत है वह किसमें होगा? हम भारत के लोग में होगा। ठीक, समस्त शक्तियों का स्रोत जो है, जो समस्त पावर जो है वो किसको दिया जा रहा है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग की जो जनता है उसको जो है संविधान जो है सारी शक्ति प्रदान कर रही है। सर्वोच्चता संविधान का होगा, लेकिन वो शक्ति जो है प्रोवाइड कर रही है किसको? किसके हाथों में दे रही है? तो हम भारत के लोग के हाथों में दे रही है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, एक कॉमन पीपुल के बारे में, कॉमन पीपुल के हाथ में दे रही है कि आपके हाथ में शक्ति है, इस संविधान का कोई दुरुपयोग न करने पाए, यह आपकी जिम्मेदारी है। कैसे?
जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, चुनाव जो है हर 5 साल पे होता है। अगर लगता है कि कोई भी पार्टी जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आपके सामने आपको अगर वो लाभ नहीं दे रही है, संविधान के विमुख होकर काम कर रही है, तो संविधान आपको यह अधिकार देता है कि 5 साल के बाद जो है उसको उखाड़ फेंकिए आप। यह आपकी जिम्मेदारी है। यह आपको पावर कहाँ से मिलता है? संविधान के द्वारा। संविधान कहाँ पावर देता है? वही हम भारत के लोग। यह उदाहरण के द्वारा आपका पिक्चर क्लियर हो गया कि भारत के लोग, हम भारत के लोग के बारे में क्या कहना चाह रहा है संविधान। क्यों यही से शुरुआत हो रहा है, हम भारत के लोग से ही प्रस्तावना की शुरुआत क्यों हो रही है। यह बात आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी कि भारत के लोग का मतलब क्या है, क्यों भारत का लोग कहा गया है, क्यों संविधान की सारी शक्ति का स्रोत भारत के लोग को, कॉमन पीपुल को बनाया गया है। क्योंकि जो संविधान है जो बनाया गया है वो कॉमन पीपुल बनाया गया है। कोई भी यहाँ पे जो है तानाशाही रवैया न अपना पाए, कोई भी जो है अपने हाथ में कानून न लेने पाए। यह सब जो है संविधान हमको अधिकार देता है, तमाम तरह का अधिकार देता है। जब हम संविधान पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि हमारे कितने अधिकार हैं जो हम जानते ही नहीं हैं। और इसीलिए संविधान हर व्यक्ति को जानना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। यही नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसी को जानना चाहिए। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, जिससे वो अपने अधिकारों को लेके सुरक्षित महसूस कर सके और अपने अधिकारों को जान सके। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब देखिए संविधान में कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रस्तावना में बात कर रहे हैं। जब हम संविधान की बात करेंगे आज तो आप प्रस्तावना के संबंध में समझिएगा। प्रस्तावना के संबंध में, प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको जानना जरूरी है आपको लगे, हम उस पर बात कर रहे हैं। पूरी प्रस्तावना अपने सामने खोली रखिएगा। हर शब्द पे विश्लेषण हम कर सकते हैं, लेकिन वह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। प्रस्तावना पे ही 5-6 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो इस क्लास को हम बहुत संक्षिप्त में, आप लूसेंट की क्लास पढ़ रहे हैं फिर भी जो है हम आपको यहाँ पे विश्लेषण करके बता देंगे कि क्या है और कैसे पढ़ा जाता है। देखिए यह है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। कौन कौन शब्द हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यह जो है शब्द है, अगर चाहेंगे तो कोड भी बना सकते हैं, संस पलंग। अगर कोड बना दिए आप तो जो है यह याद करने का एक आसान तरीका पूछ देगा। इन्हीं शब्दों का क्रम पूछ देगा, कौन शब्द पहले है कौन शब्द बाद में है। तो आपको यह याद करना है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। आइए हम इसके शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि ऐसा राष्ट्र जो आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के दूसरे के नियंत्रण में न हो, वह उसकी जो है प्रभुता एकदम खुद के हाथों में हो, किसी विदेशी हाथों में न रहे, सब कुछ जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। मतलब वह किसी बाहरी, कोई भी देश जो है बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए हमारा देश भारत पे जो है कोई भी विदेशी राष्ट्र जो है अपना जो है धमकी नहीं दे सकता है। कोई विदेशी राष्ट्र जो है भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे वह आंतरिक मामला हो चाहे वह बाह्य मामला। तो किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले या बाह्य मामले में अगर कोई दूसरा राष्ट्र जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वह राष्ट्र जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। साथ में समझिए, शायद समझ गए होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा। समाजवाद का मतलब है समाजवादी, समाजवाद की बात करता है। देखिए समाजवाद, भारत का समाजवाद अलग है और चाइना का समाजवाद अलग है। जब आप पढ़ेंगे इस समाजवाद को तो समाजवाद में जो है, भारत का समाजवाद में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है बताती है कि भारत का समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। यहाँ पे यह नहीं होगा कि सारी चीज़ों पे जो है राज्य कब्जा कर लेगा, जैसे चाइना में होता है, रसिया में होता है, वहाँ पे सारी चीज़ों पे जो है राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन भारत का जो है अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए जो है समाजवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है कि
कल्याणकारी समाजवाद कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं उनको भी जो है समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस समाजवाद का प्रयोग किया गया। ठीक, फिर आइए देखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे तो यह बात एकदम क्लियर है कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अंग्रेजी में इसको सेकुलरिज्म कहते हैं कि भारत जो है एक सेकुलर राष्ट्र है। तो सेकुलर राष्ट्र या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य जो है किसी भी धर्म के खिलाफ जो है, मतलब राज्य किसी भी धर्म को जो है नहीं मानेगा और राज्य जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, किसी भी धर्म के पक्ष में झुकाव नहीं दिखाएगा, न किसी भी धर्म को जो है राज्य जो है ऐसा करेगा कि उस धर्म का धार्मिक भावना आहित हो। इसीलिए जो है भारत को पंथ निरपेक्ष कहा गया। भारत की पहचान ही विविधता में एकता है, यह आप जानते होंगे। विविधता में एकता ही पहचान भारत का है और विविधता में एकता ही पहचान जो है भारत को एक राष्ट्र बनाता है, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे तमाम तरह की जो है विविधताएं पाई जाती, फिर भी हम सब लोग क्या हैं, भारतीय हैं। इसी बात की चिंता जो है पश्चिम के देशों को, चाहे और भी जितने भी बाहरी राष्ट्र हैं, सबको इसी बात की चिंता है कि भारत कैसे एक है, इसको तोड़ा जाए। लेकिन हम सब मिलकर संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान हमारी सुरक्षा की गारंटी लेता है, जिसकी वजह से हम सब लोग एक हैं। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष समझ गए। आप आइए लोकतांत्रिक का अर्थ, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हो। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जनता के द्वारा शासन, मतलब जनता जो है सर्वोपरि है, जनता के ही शासन चलेगा, वहाँ किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यह कौन सा है, लोकतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक समाज हो जाए। लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणराज्य का मतलब है कि यहाँ जो है किसी प्रकार का जो है, जैसे ब्रिटेन के गणराज्य, ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को भारत की संसदीय व्यवस्था से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में राजा रानी का कॉन्सेप्ट चलता है। भारत में गणराज्य की वजह से जो है राष्ट्रपति का शासन चलता है, मतलब राष्ट्रपति का पद जो है आनुवंशिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति का पद आनुवंशिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब किसी के बाद किसी का लड़का ऐसा नहीं है कि वही राष्ट्रपति होगा, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर पद आनुवंशिक नहीं है तो वह राज्य जो है गणराज्य होगा। जबकि जो है ब्रिटेन में पद राजा रानी का आनुवंशिक है तो वह संसदीय व्यवस्था का पालन करता है, लेकिन गणराज्य नहीं है। ठीक, ये समझ गए होंगे, इतनी बातों को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। यह बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको याद करना होगा, यह ध्यान रखना होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यह शब्द आपको याद रखने होंगे, यह शब्द आपसे हुबहू पूछे जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे हैं कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, प्रस्तावना में जो है संविधान का अंग है कि नहीं। इन बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या है वास्तविकता। देखिए, जो मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा है प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, और दूसरा है प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष पे डाउट में होंगे, लेकिन जो है पंथ निरपेक्ष जो है और धर्म निरपेक्ष की बात जो है, मतलब वही बात है कि राज्य जो है किसी को भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगा। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष पे कभी जो है हम विधिवत बात कर लेंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है और धर्म निरपेक्ष क्या होता है। थोड़ा बहुत अंतर है, उस अंतर को आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन जो है हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। आज जो है हम प्रस्तावना पे चर्चा कर रहे हैं, अब प्रस्तावना की बात बता के आपको यह क्लास बंद करेंगे। ठीक, तो प्रस्तावना संबंधित मुद्दे में पहला मुद्दा है प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। दो बातें हैं कि प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता नहीं, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। यह बात कौन बताएगा, तो कौन बताएगा, जब यह बात आती कौन बताएगा, तो हम तुरंत पहुंचते हैं अपने सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय हमको बताता है, सुप्रीम कोर्ट भारत का, कि क्या सही है, क्योंकि संविधान का वाचन करता है, वह संविधान की व्याख्या करने का काम कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की व्याख्या करेगा और बताएगा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं या नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। आइए हम केस बाय केस पढ़ लेते हैं। देखिए, बेरुबाड़ी विवाद जो है, बेरुबाड़ी या बेरुबारी भी इसको कहते हैं, 1960 में था। 1960 में बेरुबाड़ी विवाद था और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा
नहीं हो सकता है, संविधान में जो है संशोधन नहीं हो सकता है। संविधान जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, दूसरा होता है एक बहुत बहुचर्चित केस, जिस केस के बारे में अगर पढ़ें तो इस केस पे 2-3 घंटा देना पड़ेगा। भारत की आज तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 न्यायाधीश इसमें काम कर रहे थे। इसमें 13 न्यायाधीश काम कर रहे थे और फैसला सुनाते हैं, जिस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसी में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया है। आपसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में कहा गया है, तो आपको आंसर देना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहता है 1973 में सुप्रीम कोर्ट, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कहता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत के खिलाफ नहीं हो सकता है। अब मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, यह समय समय पे जो है सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करके बताएगा आपको कि मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब एक मोटा मोटी आइडिया जानिए कि मूल ढांचे का सिद्धांत मतलब यह होता है कि संविधान का जो मूल जो है प्रयोजन है, मतलब जिसके लिए संविधान लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि संशोधन के द्वारा उसी संविधान को बदल दिया जाए। तो संविधान की आत्मा जो है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा घोषित कर दिया। और जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट जो है मूल ढांचा घोषित कर देगा उस चीज़ में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, तो बेरीबाड़ विवाद में कहता है नहीं, केशवानंद भारती में कहता है हाँ हो सकता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में उसी की पुष्टि करता है 1980 में, यस हाँ हो सकता है। अब देखिए इसके आधार पे वर्तमान स्थिति क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। ठीक, क्लियर हो गया, प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहाँ कहते हैं नहीं, लेकिन केशवानंद में कहते हैं हाँ, और मिनर्वा मिल्स में पुष्टि कर देते हैं। ठीक, हाँ सही बात है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में अगर कह देगा कि यह मूल ढांचा है तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जैसे पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र को दो शब्दों को जो है प्रस्तावना के कहा है यह मूल ढांचे का सिद्धांत है और आप इसमें जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जैसे पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 42वां संशोधन में। कब हुआ है, 42वां संशोधन में एक बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और क्या क्या जोड़ा गया है, 3 शब्द, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया है। कब, 42वां संशोधन के अंतर्गत केवल एक ही बार जो है प्रस्तावना में जो है संशोधन हुआ है। ठीक, इसको याद करने का तरीका सॉरी, पास आजा हम याद करते थे। पास मतलब पंथ, स मतलब समाजवाद, आजा मतलब अखंडता। ये तीनों शब्द पूछे जाते हैं कि संविधान में के प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अंतर्गत कौन कौन शब्द जोड़े गए, तो आपको बताना पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक, तीनों शब्द जोड़े गए हैं। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रवर्तनीय है क्या नहीं, मतलब प्रवर्तनीय है कि नहीं, प्रस्तावना की बात हो रही है। अब इस शब्द को समझिए, प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है। शब्दों का खेल है संविधान, शब्द जान गए तो संविधान इतना आसान कोई विषय नहीं है, 10 में से 10 नंबर लाया जा सकता है इसमें। ठीक, तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय है कि नहीं, प्रवर्तनीय मतलब वो होता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जाके हम उसको जो है अपने लिए जो है लागू करा सके, उसको कहते हैं प्रवर्तनीय। जैसे मूल अधिकार जब आएगा तो मूल अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बता सकते हैं कि यह अधिकार हमको नहीं मिल रहा है और इसको आप प्रवर्तनीय कराइए, तो वह प्रवर्तनीय होता है। तो प्रवर्तनीय शब्द को आप समझ गए होंगे। तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं, यह बात जब मदन गोपाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं। वर्तमान स्थिति भी यही है कि प्रस्तावना जो है प्रवर्तनीय नहीं है। आपसे कोई पूछेगा प्रस्तावना प्रवर्तनीय है तो आप कहेंगे नहीं है। प्रस्तावना पे कुछ विद्वान लोग जो है कुछ कथन कहे हैं, उनको समझिए। कहेंगे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कौन कहा है, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव कहे हैं और आर्टिकल 32 को मतलब अनुच्छेद 32 को प्रस्तावना संविधान की आत्मा अंबेडकर जी ने कहा। इस कथन को जो है बहुत ध्यान समझिएगा। प्रस्तावना को अगर पूछेगा संविधान की आत्मा कौन कहा गया है तो ठाकुरदास भार्गव, और
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कौन कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी कहे हैं। ठीक, तो संविधान की आत्मा क्यों कहे हैं ठाकुरदास भार्गव? यह बड़ा डिबेटेबल इशू है। जब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो जैसे हम जो भी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, व्याख्याओं न्यायालय के व्याख्याओं के बात करेंगे, हम कोई और बात नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल जो बताया है उसी पे हम बात करेंगे। तो यह मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, पूछ दिया, या विश्लेषण कीजिए या डिस्कस कीजिए। ये सब बातें अगर पूछ दिया गया तो संविधान की आत्मा कौन कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। क्यों कहा है? इसके पीछे थोड़ा सा रीजन जान लीजिए, एक झलक जान लीजिए कि जिस प्रकार जो है आपके शरीर जो है आत्मा के बिना नहीं रह सकती है। अगर आत्मा निकल गई तो शरीर शून्य हो गया। उसी प्रकार अगर प्रस्तावनाओं को निकाल दीजिए तो संविधान जो है शून्यता की तरफ बढ़ जाएगा। आगे बहुत इस पर डिबेट है, लेकिन इतना सा समझिए कि प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। संविधान की कुंजी कौन कहा है? गजेंद्र गढ़कर जी या न्यायमूर्ति थे। गजेंद्र गढ़कर जी न्यायमूर्ति थे, संविधान की कुंजी कहें। संविधान की कुंजी क्यों कहा गया है? आप किसी ताले को जो है जब चाबी से डालते हैं तभी खुलता है और आप कमरे में एंट्री करते हैं। कोई भी लॉक लगा हुआ है, अगर उसमें आप कुंजी लगाएंगे तभी वो दरवाज़ा खुलेगा और आप एंट्री कर पाएंगे। तो संविधान के प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तभी आप संविधान में एंट्री कर पाएंगे। एकदम क्लियर है, इसीलिए संविधान की कुंजी कहा गया है गजेंद्र गढ़कर जी के द्वारा। भारत की राजनीतिक जनपत्री है। कौन कहा? के.एम. मुंशी ने कहा कि यह भारत की राजनीतिक जनपत्री है। राजनीतिक जनपत्री मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो जो भी आते हैं पंडित जी, जिस प्रकार के आते हैं लोग, वो देखते हैं, कुंडली देखते हैं और जनपत्री बनाते हैं कि बच्चे का भविष्य ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसी प्रकार आप प्रस्तावना को देख के, प्रस्तावना को अगर देख के आप यह अपने मन में जो है यह ख्याल बना सकते हैं कि प्रस्तावना के आधार पे जो है भारत का संविधान कैसा होगा और संविधान आगे कैसे कार्य करेगा, ये आप प्रस्तावना को देख के आप मालूम चल जाएगा आपको। इसीलिए जो है राजनीतिक जनपत्री कहा गया है के.एम. मुंशी जी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को। यह प्रस्तावना का वीडियो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। लूसेंट से थोड़ा हट के है, लेकिन चीज़ें एकदम पिक्चर क्लियर है। अगर कोई चीज़ नहीं आप समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और खूब अच्छे से पूछिए। थोड़ा हो सकता है देर हो, लेकिन हर प्रश्न का जवाब आपको दिया जाएगा। ऐसा प्रस्तावना आप पढ़ लिए, फिर दोबारा आपको प्रस्तावना नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह हमारी गारंटी है। ठीक, देख लीजिए प्रस्तावना में नेहरू जी के द्वारा लाया गया उद्देश्य का प्रस्ताव, उसी को जो है शामिल कर लिया गया तो प्रस्तावना बन गया। प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यह सब शब्द हैं। इन सब शब्दों की हमने व्याख्या कर दिया कैसे हैं कि नहीं है। कुछ मुद्दे थे इससे संबंधित, संशोधन किया जा सकता है या संविधान का अंग है कि नहीं। बेरुबाड़ी विवाद में कहा गया नहीं, केशवानंद में कहा गया हाँ, लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया वहाँ पे। मिनरल मिल से पुष्टि की गई, हाँ यह बात सही है, यही सही है। वर्तमान स्थिति संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा जो है उसको संशोधन नहीं किया सकता है। पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र दो शब्द ऐसे हैं जिनको संविधान सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है मूल ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संशोधन के अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जोड़े गए हैं। प्रवर्तनीय है कि नहीं, मदन गोपाल बनाम भारत संघ के राज्य में कहा गया प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा, क्यों कहा इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। संविधान की कुंजी गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा, क्यों कहा इस पर भी हम चर्चा कर लिए। भारत की राजनीतिक जनपत्री के.एम. मुंशी जी ने कहा, क्यों कहा इस पर भी हम चर्चा कर लिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और खूब बढ़िया से मेहनत करके पढ़िए और अपने आप के ज्ञान को बढ़ाइए ऐसा कि फिर आपके मुकाबले कोई ना हो और आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।